ज्यांच्या कविता ऐकणार आहोत आणि ज्या कविता ऐकण्यासाठी आपल्या सर्वांचे कान आसुसलेले आहेत अशा आणि बऱ्याच दिवसापासून या शहरात होत असणाऱ्या त्रैभाषिक कवी संमेलनाला जो खंड पडलेला होता तो आपण इचलकरंजी महानगरपालिका वर्धापन दिनानिमित्त परत सुरू करत आहोत. त्या कवी संमेलनासाठी उपस्थित आपल्या विनंतीला मान देऊन सौमित्र किशोर कदम कवी, आंतरराष्ट्रीय कवी महेश्वर आफ्रिदी, प्रख्यात कवयित्री मोनिका सिंग, प्रख्यात कवयित्री विद्या पोळ जगताप, प्रख्यात कवी कपिल जैन, प्रख्यात कवी मुजावर मालेगावी, आंतरराष्ट्रीय कवी व निवेदक आणि आमचे प्रशासनाधिकारी इरफान शहानोरी या गावचे सुपुत्र, प्रख्यात कवी रोहितजी सिंगे या गावचे सुपुत्र मुकुल गोयंका व्याकुल. त्याचबरोबर आम्हाला या कार्यक्रमासाठी महानगरपालिकेचा एकही रुपया खर्च करू न देणारे असे आमचे सगळे प्रायोजक, यामध्ये माध्यम प्रायोजक दैनिक महासत्ता, दगडूलाल मर्दा फाउंडेशन इचलकरंजी, उर्दू साहित्य अकॅडमी अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी एक्झिक्युटिव्ह, मनोरंजन मंडळ इचलकरंजी, फॉर्च्यून प्लाझा इचलकरंजी, सर्वोदय विद्या केंद्र इचलकरंजी आणि पाटणी कन्स्ट्रक्शन इचलकरंजी यांच्या संयुक्त विद्यमानं आज इथं आपला त्रैभाषिक कवी संमेलन होत आहे. यासाठी खरं तर आमच्यातला एक हिडन जेम म्हणायला हरकत नाही अशा या संमेलनाच्या अध्यक्षा माझी मैत्रीण, आमच्या अतिरिक्त आयुक्त सुषमा कोल्हे मॅडम, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे उपायुक्त मर्डेकर सर, उपायुक्त परळकर साहेब, उपायुक्त कुंभार साहेब, कॅपो कोळपे साहेब, ऑडिटर खोत मॅडम, आमचे सहाय्यक आयुक्त रोशनी गोडे मॅडम, इथं उपस्थित सर्वच मंचावरचे सन्माननीय आणि शहरातील सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, रसिक नागरिक. खरं तर आपली इचलकरंजी ही वस्त्रनगरी, त्याच्यानंतरच ती कलानगरी आणि क्रीडानगरी अशी संबोधली जाते. आणि खरं तर मला खूप आनंद होतोय की आम्ही वर्धापन मास दिनानिमित्त वेगवेगळे प्रोग्राम अरेंज करत असताना एक कवी संमेलन घ्यावं असं एक प्रस्ताव आमच्या समोर आला. आणि तो प्रस्ताव ज्या वेळेला समोर आला त्यावेळेला आम्हाला माहिती झालं की आमच्यातच एक कवी आहे, दोन कवी आहेत माझ्या प्रशासनाच्या आमच्या याच्यात. एक आमचे अतिरिक्त आयुक्त स्वतः कवयित्री आहेत आणि आमचे प्रशासनाधिकारी आंतरराष्ट्रीय कवी आहेत. असे हिडन जेम आमच्यातले आम्ही शोधून काढत असताना आम्ही त्यांना सांगितलं की ही जबाबदारीच आम्ही तुमच्यावर देतो आणि ते कवी संमेलन आपण पार पाडावं. त्यावेळेला आपल्या सर्व जे आता इथं उपस्थित सर्व कवी आहेत त्या सगळ्यांची नावं प्राथम्यानं पुढं आली आणि ते फायनल आम्ही करत गेलो. आणि त्यासाठी त्यांचं जे मानधन असेल, हा कार्यक्रमाचं नियोजन असेल, यासाठी या सर्व मंडळींनी आम्हाला प्रायोजकत्व दिलं. त्यासाठी मी प्रथमतः आपल्या सगळ्यांचे इथं उपस्थित जे आहे त्या सगळ्यांचं खूप अभिनंदन करते. आणि या कार्यक्रम पाहण्यासाठी आपण सगळे उपस्थित आहात त्याबद्दल तुमचंही खूप अभिनंदन करते. इचलकरंजी महानगरपालिकेचा आपण हा 3रा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. वर्धापन दिन साजरा करत असताना आम्ही कायमच म्हणतो की आमचं ब्रीदवाक्य आहे व्रतमे जनहित पालनम. आणि त्यामध्ये जसं शहराला आम्हाला सुविधा द्यायच्या असतात, रस्ते, लाईट, पाणी, वीज, आणि त्याचबरोबर शहरातल्या नागरिकांना, जे रसिक नागरिक आहेत त्यांच्यासाठीही आम्ही काहीतरी पर्वणी द्यावी असा एक विचार ज्यावेळेला समोर येतो त्यावेळेला आम्हाला असे कवी संमेलन घ्यायचा एक मानस समोर आला. आणि जो खंड पडलेला एक जो कार्यक्रम होता तो आम्ही या निमित्तानं सुरू करू शकतो, त्याचा एक खूप आनंद आहे. त्याचबरोबर या फक्त वर्धापन दिन न साजरा करता आम्ही तो वर्धापन महिना साजरा करत आहोत. यामध्ये विविध उपक्रम आत्तापर्यंत हाती घेतलेले आहेत. त्यामध्ये पहिल्याच दिवशी आम्ही जवळपास 428 लोकांना रोजगाराच्या संधी दिल्या. त्यानंतर जवळपास 161 लोकांनी आमच्या इथं रक्तदान करून तीही एक दान करण्याची जी भावना आहे ती सिद्ध करून दाखवली. जवळपास 10,000 वृक्ष लागवड ही आम्ही विविध संस्थांच्या NGOच्या माध्यमातून करत आहोत. कालच आमचा टाकाऊ वस्तूंपासूनचा टिकाऊ वस्तू प्रदर्शनही झालं. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचं आमचे आरोग्य शिबिर झाले.
अशा बरेच कार्यक्रमांची रेलचेल, म्हणजे जवळपास 29 दिवस आम्ही 29 वेगवेगळी पुष्प गुंफत आहोत आणि त्यातलं हे आपलं 18वं पुष्प जे आपण कवी संमेलनाच्या माध्यमातून सादर करत आहोत. असेच पुढचे कार्यक्रमही अजून आपले 11 दिवसाचे कार्यक्रम ठरलेले आहेत. त्यामध्ये 28 तारखेला सर्व प्रेक्षक वर्गांसाठी मी खास हे सांगते की 28 तारखेला याच सभागृहात आपण कथ्थक डान्स जो बॉलिवूडच्या गाण्यांवर असेल त्या कार्यक्रमाचं आणि सारंगी आणि बासरीचं जुगलबंदी आपण इथं सादर करणार आहोत. आणि 29 तारखेला महाराष्ट्राची हास्य जत्रा या शोमधील जे विविध कलाकार आहेत ते सगळे कलाकार आपल्या इथं आपल्या भेटीला येणार आहेत. तो एक मोठा कार्यक्रम आपला या सभागृहामध्ये सादर होईल. त्या सगळ्याचाच इचलकरंजीवासियांनी लाभ घ्यावा. हे सगळे कार्यक्रम करण्यामागची भावना इचलकरंजी मनपा फक्त वृक्षपणे काम न करता आम्ही तुमच्या सगळ्यांसोबत काम करतो हे एक दाखवून देण्याचा आमचा एक मानस आहे आणि तो आम्ही या माध्यमातून सादर करत आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं, आपण सगळ्यांना आता ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात, त्यामुळं माझं लांबलेलं भाषण मी थोडंसं आटोपतं घेते आणि पुन्हा एकदा ज्यांनी आम्हाला प्रायोजकत्व दिलं त्यांचे खूप आभार मानते. सगळे कवी आम्ही ज्यांना इथं आमंत्रित केलं ते सगळे उपस्थित आहेत. आम्ही त्यांचेही खूप आभारी व्यक्त करते आणि सर्व मंचावरील सर्व मान्यवर आता या ठिकाणी समोर बसतील. कविगण सगळे मंचावर उभे राहतील. पाठीमागे जे उभे आहेत त्यांनी वर गॅलरीमध्ये जागा आहे, कृपया लक्षात घ्या. पहिल्या लाईनमधल्या जागा जरा रिकामी करा, आपले मान्यवर बसणार आहेत. इचलकरंजीकरांचं आशीर्वाद आणि परमिशन पाहिजे, बघूया या इशाऱ्याने आप लोग क्या बात समजते. उपस्थित सर्व मान्यवर व रसिक प्रेक्षकांना आम्ही सर्व कवींच्या वतीने आपले हार्दिक स्वागत करतो. मित्रो, आज आपण मराठीची गोडी, हिंदीची समृद्धी आणि उर्दूच्या नजाकतीला हळूवार स्पर्श करणार आहोत. कविता, कवी, साहित्य, लिटरेचर, अदब, वाङ्मय असं काही वेगळं नसतं, परंतु आजची महफिल ही वेगळीच आहे. उर्दू के शायर हैं, हिंदी मराठी के कवि हैं, यानी कि जीता जागता हुआ हिंदुस्तान है किशोरदा. सांसें लेता हुआ कश्मीर है हमारा इचलकरंजी. जीता जागता हिंदुस्तान, सांसें लेता हुआ कश्मीर. शिवाजी और संभाजी महाराज की धड़कनें यहाँ पर मौजूद हैं. शब्दों से प्यार करने वाले रसिक हैं, शायरी के फलक पर ऊंची उड़ान रखने वाले शाहीन हैं, किताबों की पन्नों में पनाह लेने वाले हमारे जज्बात हैं. हिंदू धर्म की संस्कृति है, मुसलमानों की तहजीब है और राष्ट्रीय भाषा से प्रेम करने वाले साथी रसिक हैं. हम तमाम कवि जब इस मंच को आने से पहले यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, तो हर सीढ़ी पे हमें मराठी का एहसास, उर्दू का ध्यास और हिंदी का ध्यास और उर्दू की मिठास महसूस हो रही थी. वाकई मिठास महसूस हो रही थी. कविता वेगळी काही नसते. किशोरदा चिंबवल्या पापण्यावर स्वप्न सुंदर सजवणे म्हणजे कवी. कल्पनेच्या हिरवळीवर दवबिंदू सजवणे म्हणजेच कविता, म्हणजेच कवी. आपल्या मनातला काळजाचा श्वास काही क्षणापुरता धरून ठेवणारा म्हणजे कवी. आपल्या आयुष्यात जेवढे अनुभव असतील त्याला वैश्विक अनुभवामध्ये रूपांतर करणारा म्हणजे कवी. कवी काहीच नसतं, कविता वेगळी नसते. आपण जन्मतो तेव्हा आईच्या तोंडातून बाहेर पडणारी अंगाई ही कविताच. आपण लहान होतो ना तेव्हा जी बडबड आपल्या तोंडातून निघत होती ना ती ही कविताच. आपण जेव्हा वयात आलो तेव्हा मनाला छळणारं प्रेम होतं ना ती ही कविताच. आणि प्रौढ अवस्थेमध्ये भाव आणि भक्तीची लागलेली ओढ ही पण कविताच. भाजी आणि भाकरी असेल तर पोट भरतं, परंतु त्याच्याबरोबर लिंबाची फोड किंवा लोणचं असेल तर जेवणाची चव बदलून जाते. कविता नसेल सुद्धा चालतं, आयुष्य जगू शकतो, पण आयुष्याला चव वाढवायची असेल तर आपली सोबती म्हणून कविता ही घ्यायलाच पाहिजे. आणि ते सगळं काम करायला आम्ही ते सगळे जण बसलेलो आहोत. मित्रों, अगर कोई किताब लिखी जाती है तो सबसे पहले एक अक्षर लिखा जाता है
उन अक्षरों को मिलाने से शब्द बनते हैं, उन शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों को मिलाने से परिच्छेद बनते हैं, उन परिच्छेद को मिलाने से मुकम्मल किताब बन जाती है। जब बुलंदी पर जाना होता है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है और सीढ़ी के हर कदम पर कदम को संभल संभल कर रखना पड़ता है। जब विशाल बर्तन से पानी लेना होता है तो छोटे बर्तन का भी सहारा लेना पड़ता है। मैं छोटा आदमी इरफान शाह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। बड़े प्यार, इतनी तालियों से कवि सम्मेलन गूंजेगा नहीं। अब कवि सम्मेलन बाहर पर है, पहला सिग्नल मिल चुका है। पहले सिग्नल में अपनी गाड़ी जो कि स्पीड कम ही रहती है, मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ लेकिन वास्तविक में इतना बोलना ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों के साथ आप लोग जब बैठे रहेंगे ना, फक्त आम्हाला तुम 3 तास पाहिजे आहेत। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, कुछ देर हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेषा और कवि सम्मेलन की परंपरा के अनुसार मैं सबसे पहिले हमारे अध्यक्ष, आजच्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष माननीय सुषमा शिंदे मॅडमला प्रास्ताविक भाषणासाठी, भाषण नव्हे, इथे भाषण नाही, परंतु कवितेची मर्यादा आणि काव्य संमेलनाच्या या सगळ्या आमच्या परंपरा आहेत। तर मी सर्वप्रथम बड़े ही प्यार अदब के साथ कि गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इरफान शहानुरी सरांनी खूपच छान पद्धतीने सुरुवात केलेली आहे। इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त त्रैभाषिक कवी संमेलनाचं उद्घाटन माननीय आयुक्त पल्लवी पाटील मॅडम यांनी केलं। इथे उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय नागरिक, श्रोतेगण, माझे अधिकारी कर्मचारी, उपस्थित सर्व सन्माननीय कवी सौमित्र किशोर कदम, मोनिका सिंग, विद्यापोळ जगताप, मुजावर मालेगावी, महेश्वर आफ्रिदी, कपिल जैन, इरफान शहानुरी, रोहित शिंगे, मुकुल गोयंका व्याकुल। खरं तर मला आज त्रैभाषिक काव्य संमेलनाचं अध्यक्षपद लाभलं ह्याचा खूप आनंद होतोय, कारण कवी संमेलन ही फारशी होत नाहीत आणि कवी संमेलन हे त्रैभाषिक आहे आणि ते आपल्या इचलकरंजीत होतंय ह्याचा मला अभिमान आहे आणि मला खूप छान वाटतंय। खरं तर आजचा हा सोहळा केवळ काव्य नसून भाषा, संस्कृती, संस्कार, भावना, सौंदर्य ह्यांचा एक मिलाप आहे। मराठी भाषेच्या गंधाने भरलेल्या कविता, हिंदी भाषेची भावपूर्ण अभिव्यक्ती आणि उर्दूची मोहक गझल, नजाकतीने भरलेली गझल याची सर्वांची एकरूपता इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। कविता ही एक फक्त भाषा नसून हृदयाला भिडणारी, हृदयाशी संवाद साधणारी कला आहे आणि आज इथे आलेले विविध भाषेतील कवी आपल्या अनोख्या शैलीतून समाजपण, संस्कृती, जीवनमूल्य, भावभावना व्यक्त करणार आहेत आणि त्यांना आपण सर्व दाद देणार आहोत। इचलकरंजी महानगरपालिका फक्त केवळ प्रशासकीय काम करत नाही तर कला, क्रीडा, काव्य या क्षेत्रात हे प्राधान्य देत आहे। सर्व सहभागी कवींना आणि आयोजकांना मी शुभेच्छा व्यक्त करते। खरं तर आता पावसाळा सुरू झालेला आहे, पावसात भिजायला सगळ्यांनाच आवडतं आणि आता कवितांचा पाऊस होणार आहे। ह्या कवितांच्या पावसातही भिजायला सगळ्यांनाच आवडेल। मी आता जास्त वेळ घेत नाही, चला तर मग आपण या कार्यक्रमाची सूत्र कविवर्य यांच्याकडे देऊया आणि माझं 2 मिनिटाचं मनोगत संपवते। धन्यवाद। किंवा चांगला खेळाडू असतो ना तो, आपली राष्ट्रीय भाषा हिंदी आहे तर आपण हिंदीने हा प्रवाद चालू करूया। गजलेबद्दल कोणी म्हटले की देखी थी जो गजल कभी पीपल की छाँव में, उसके गले में हार था पायल भी पाँव में, गालिब ने जिसकी जुल्फें संवारी थी उम्र भर, वो पैकरे बहार है अब तक फजाओं में, और पाला था जिसको मीर ने नाज़ो अदा के साथ, वो पैकरे बहार है अब तक फजाओं में। मेरे पड़ोस में बैठे हुए व्याकुल गोयंका, मैं लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि इनको लंबा बढ़ना है, और इतना ही कहूँगा कि हिंदी के बहुत ही बड़े अच्छे शायर हैं, अच्छे कवि हैं। मैं आज एक नया तजुर्बा करने जा रहा हूँ, उर्दू के कवियों को मराठी में आमंत्रित करूँगा। मैशर भाई तुम्हाला कळते का मी काय बोलालोय? हूँ म्हणा, यस। आपण आज उर्दूच्या कवींना मराठीतून बोलवूया आणि मराठीच्यांना उर्दूत बोलवूया आणि हिंदीवाल्यांना इंग्रजीत बोलवूया।
आणि म्हणून मी हिंदीचे फार कवी मी बोलवले नाहीत, कारण जेवढे कवी आहेत तेवढीच इंग्रजी मला येते. मैं बड़े प्यार और अदब के साथ मैं इनको बुलाने जा रहा हूँ. मैं क्या बताऊँ तुमको कि मेरा यार कैसा है. चांद नहीं है वो, चांद उसके जैसा है. माननीय आयुक्त प्रतिभा जी, मंच पर उपस्थित सभी कवि कवियत्री और मेरे सामने विराजमान सभी सुधी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार. सबसे पहले तो मैं इच्छलगंज महानगर पालिका, दैनिक महासत्ता, दगड़ूलाल मर्दा फाउंडेशन, उर्दू साहित्य एकेडमी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ इच्छलगंज एग्जीक्यूटिव, मनोरंजन मंडल, फॉर्च्यून प्लाजा, सर्वोदय विद्या केंद्र और पाटनी कंस्ट्रक्शन को इतना सुंदर, भव्य और सबको जोड़ने वाला कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. दोस्तों, हर रंग अपने आप में खास होता है, पर सब रंग मिलकर जब इंद्रधनुष बनता है ना, तब वो नायाब हो जाता है, बेजोड़ हो जाता है. उसी तरह हिंदी का H, उर्दू का U और मराठी का M जब साथ आते हैं तो बनता है HUM, हम. और मैं से जब हम बनता है ना, तभी ताकत आती है, तभी समृद्धि होती है. सर ने मेरा बड़ा लंबा परिचय दिया, पर मैं तो बस ये जानता हूं कि दर्द ने इस दिल को जुबां क्या दे दी. दर्द ने इस दिल को जुबां क्या दे दी. सर जी, 1 मिनट मैं रुकूंगा. 16 नहीं होता. पर मैं तो बस ये जानता हूं कि दर्द ने इस दिल को जुबां क्या दे दी. दर्द ने इस दिल को जुबां क्या दे दी. लोग मुझे आजकल शायर कहने लगे हैं. वैसे मेरी खासियत है, मैं जहां भी जाता हूं वहां 4 चांद न सही, कम से कम 1 चांद तो लगा ही. बात जब चांद की ही है तो क्यों ना इस काव्य यात्रा की शुरुआत उस गजल से करता हूं जिसमें एक चांद से महबूब की तारीफ हो रही है. दोस्तों, जैसे पेंटर ब्रश के हर एक स्ट्रोक से कैनवस पर चित्र बनाता है, उसी तरह एक शायर भी अपने शब्दों से, अपने लफ्जों से अपने श्रोताओं के मन के कैनवस पर चित्र बनाता है. बस शर्त ये होती है कि श्रोताओं को शायर से जुड़ना पड़ता है. अब आप समझदार लोग हैं, समझ ही गए होंगे कि अगर उस हसीना का दीदार करना है तो मुझसे जुड़ने में ही आपका फायदा है. तो आइए शुरुआत करते हैं. है लहजा तेरा दिलनशी, है होठ भी कमाल के. है लहजा तेरा दिलनशी, है होठ भी कमाल के. मुझे भी गुनगुना जरा गजल में अपनी ढाल के. मुझे भी गुनगुना जरा गजल में अपनी ढाल के. है बोल जैसे रागिनी. दोस्तों, इस छंद, इस लय, इस रिदम का मजा लीजिए. है बोल जैसे रागिनी दिलों का तार छेड़ती. है बोल जैसे रागिनी दिलों का तार छेड़ती. ये कह रहे हैं अब सभी दीवाने तेरे चाल के. ये कह रहे हैं अब सभी दीवाने तेरे चाल के. बना के तुझको आए थे, बना के तुझको आए थे, मैं पढ़ रहा हूँ हर घड़ी. बना के तुझको आए थे, मैं पढ़ रहा हूँ हर घड़ी. कुरान, वेद, बाइबल सभी को अब निकाल के. कुरान, वेद, बाइबल सभी को अब निकाल के. नयन तेरे जो देख ले,
नयन तेरे जो देख ले उसे न चाह फिर कोई, नयन तेरे जो देख ले उसे न चाह फिर कोई, हंसी है तेरी दामिनी ये रखना तू संभाल के। दोस्तों वो हंसती है तो फूल नहीं झड़ते, बिजलियां गिरती है दिल पे बिजलियां, मची गगन में खलबली। दोस्तों पूरी कायनात तारीफ में लगी हुई है, आप भी आनंद लीजिए। मची गगन में खलबली कभी तो ये हुआ नहीं, मची गगन में खलबली कभी तो ये हुआ नहीं, घटाएं आज कह रही फसाने तेरे बाल के। क्या बात है, बहुत अच्छा। घटाएं आज कह रही फसाने तेरे बाल का, पवन मचल मचल उठा, पवन मचल मचल उठा है छू के तुझको गुल बदन, पवन मचल मचल उठा है छू के तुझको गुल बदन, सितारे कह रहे हैं किससे हुस्न और जमाल के। और अभी अंतिम शेर, कहें क्या अप्सराओं को ये चांद भी तो जल रहा, कहें क्या अप्सराओं को ये चांद भी तो जल रहा, नजर में जब से आ गए हैं गड्ढे तेरे गाल के, लहजा तेरा दिल नशीन है होठ भी कमाल के, मुझे भी गुनगुना जरा गजल में अपनी ढाल के। पर आप सबके लिए एक वैधानिक चेतावनी, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, किसी को भी छेड़ लेना, साली हो चलेगी, पड़ोसन हो चलेगी, गर्लफ्रेंड हो चलेगी, पर गलती से भी अपनी बीवी को मत छेड़ना। मैंने छेड़ा, फिर जो हुआ वो दर्दनाक हादसा आपको सुनाता हूं। संडे की बात है, मैं चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। अब पेट में चाय और दिमाग में न्यूज़ की चुस्की लेते वक्त किसे डिस्टर्बेंस पसंद आता है, पर हमारी इतनी किस्मत कहाँ। थोड़ी देर में श्रीमती जी आ गई और मुझसे कहा, थोड़ी देर में श्रीमती जी आ गई और मुझसे कहा, आदमी स्वर्ग में जाता है तो उसे क्या मिलता है। मन में तो आया सर, मन में तो आया कि उसे कहूं, तेरे वजह से तो मेरा स्वर्गवासी होने का मन कर रहा है, तेरे वजह से तो मेरा स्वर्गवासी होने का मन कर रहा है, और अब तुझे ये भी खुलासा चाहिए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं देख रहा हूं यहां बैठे काफी लोग सोच रहे हैं कि इस मुकुल को ये स्वर्ग में ही जाएगा, इस बात का इतना कॉन्फिडेंस कैसे। तो देखिए मेरी तरफ, देख रही है मेरी हालत। अब आप ही बताइए, इस जिंदगी से मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरे लिए स्वर्ग होगा कि नहीं। तो गुस्सा तो मुझे आ ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे छेड़ा जाए। मैंने कहा, आदमी स्वर्ग में जाता है तो उसे अप्सराएं मिलती है, अप्सरा। तो वो बोली, अच्छा ठीक है, और औरतें स्वर्ग में जाती है तो उन्हें क्या मिलता है। अब सर देखिए, आदमी के पेशेंस का कैसे टेस्ट हो रहा है बताओ। हमारे बड़े बुजुर्ग ना सही बोलकर गए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग सही बोलकर गए थे कि चाय की पत्ती और बेचारा पति, चाय की पत्ती और बेचारा पति, इन दोनों के ही भाग्य में औरतों के हाथों उबलना लिखा हुआ है। तो उबाल तो आ ही रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं इसे छेड़ा जाए, मैंने सोचा क्यों नहीं इसे छेड़ा जाए। तो मैंने कहा, जब औरतें स्वर्ग में जाती है तो उन्हें बंदर मिलता है, बंदर। मैंने सोचा आज तो बाजी मार ली, आखिर हर कुत्ते का दिन आता है। पर फिर जो हुआ
उसने बड़ी ही मासूमियत से भोली सी सूरत बनाकर कहा, उसने बड़ी ही मासूमियत से भोली सी सूरत बनाकर कहा, ये तो बहुत नाइंसाफी है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। आपको वहां भी अप्सरा, यहां भी अप्सरा, आपको वहां भी अप्सरा, यहां भी अप्सरा, और हमें वहां भी बंदर, यहां भी। बहुत खूब वैकुल जी। मेरी इस दुर्दशा पर जोर जोर से ठहाका लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पति नामक प्रजाति के जो भी पीड़ित और प्रताड़ित प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी तादाद में, इधर भी शायद उधर भी। तो पति नामक प्रजाति के जो भी पीड़ित और प्रताड़ित प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गलती से भी अपनी बीवी को मत छेड़ना, क्योंकि अगर छेड़ा तो आपको बंदर बना के ही छोड़ेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ कई जनों को लग रहा है कि मैं अपनी बीवी की बुराई कर रहा हूँ। राम राम, तौबा तौबा, ऐसी हिमाकत, ऐसी जुर्रत मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इनफैक्ट मैं जहां भी जाता हूं बस उसकी तारीफ करते नहीं थकता। जहां भी जाता हूं बस यही कहता हूं कि मेरी पत्नी ही मेरी ताकत है, मेरी पत्नी ही मेरी ताकत है, मेरी पत्नी ही मेरी ताकत है, और बाकी सभी औरतें मेरी कमजोरी। जोक सपाट। सर अगर थोड़ा टाइम है तो और। सर हम लोग यहाँ के मेजबान। ओके सर। नहीं, आप इशारा बहुत जल्दी समझ गए, आपका शुक्रिया। जोक सपाट। इसके बाद मैं बहुत ही अच्छे कवि को निमंत्रित करूँ। ओके सर, एक सर 2 मिनट। जोक सपाट। ऑन ए सीरियस नोट, हर कवि का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। उसका कर्तव्य है कि समाज को उसका वो चेहरा दिखाए जिसे वो देखना नहीं चाहता, जिसे वो मुखौटे के पीछे छुपा के रखता है। मेरी ये कविता वो दर्पण है जो आपको इस सो कॉल्ड सभ्य समाज का असली चेहरा आपके सामने उजागर कर देगी। कविता का शीर्षक है मैं सड़क हूं। बहुत अच्छे। मैं सड़क हूं, अरमानों की तरह दूर दूर फैल जाता हूं। मैं सड़क हूं, अरमानों की तरह दूर दूर फैल जाता हूं, फिर भी हकीकत की डोर से खींचा चला आता हूं, फिर भी हकीकत की डोर से खींचा चला आता हूं। इस गमे धूप में खुशियों की फुहार मुझे राहत पहुंचाती है। इस गमे धूप में खुशियों की फुहार मुझे राहत पहुंचाती है। शायद बहाने से बारिश मेरे आंसुओं की इज्जत बचाती है। शायद बहाने से बारिश मेरे आंसुओं की इज्जत बचाती है। रो पड़ता हूं मैं कि इंसानी फितरत बड़ी सड़क छाप हो गई है। रो पड़ता हूं मैं कि इंसानी फितरत बड़ी सड़क छाप हो गई है। भेज माँ बाप को वृद्धाश्रम में, कहते गर्भ से यही सही है। रो पड़ता हूं मैं कि इंसानी फितरत बड़ी सड़क छाप हो गई है। भेज माँ बाप को वृद्धाश्रम में, कहते गर्भ से यही सही है। रोज देखता हूं उस बूढ़ी माई को बड़ी मेहनत से बेर बेचते हुए। रोज देखता हूं उस बूढ़ी माई को बड़ी मेहनत से बेर बेचते हुए, और वही कमाई उसके नीच बेटे को जुए शराब में खरसते हुए, और वही कमाई उसके नीच बेटे को जुए शराब में खरसते हुए। और नन्हे फूल जब सिग्नल पर
गुलाब बेचने को गिड़गिड़ाते हैं, और नन्हे फूल जब सिग्नल पर गुलाब बेचने को गिड़गिड़ाते हैं, समझ नहीं पाता कि जिंदगी ने दिए किसके हिस्से ज्यादा काटे हैं, समझ नहीं पाता कि जिंदगी ने दिए किसके हिस्से ज्यादा काटे हैं। त्यांचं आपण स्वागत करूया। और उन अंधेरी गलियों में जब लाचारी घुट घुट कर बिक जाती है, और उन अंधेरी गलियों में जब लाचारी घुट घुट कर बिक जाती है, तब शायद हैवान को भी, क्या कहने, बहुत अच्छे। तब शायद हैवान को भी इंसान पे शर्म आती है, तब शायद हैवान को भी इंसान पे शर्म आती है। माना मैं पत्थर का, माना मैं पत्थर का, पर यहाँ सब पत्थर दिल हो गए हैं। माना मैं पत्थर का, पर यहाँ सब पत्थर दिल हो गए हैं। मैं बस जाग रहा हूँ निरंतर, जमीर सबके यहाँ सो गए हैं, जमीर सबके यहाँ सो गए हैं। हाँ मैं सड़क हूँ, हाँ मैं सड़क हूँ। मित्र हो, हे ते व्यक्ति चांद, हर कवि ने इस शब्द का उपयोग किया है। चांद एक ऐसी उपाधि है, चांद को जब नया जोड़ा जब चांद को देखता है तो कहता है कि कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और उसी चांद को दूसरा शायर देखता है तो कहता है कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। और उसी चांद को अगर एक गरीब फकीर देखता है तो कहता है कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महर माह हक ने बनाए हैं काहे के, ये सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। वही चांद एक गरीब को रोटी नजर आता है। ये तो हो गया जब ये सामने आए थे तो मैंने कहा था। परंतु यानंतर मी एक अशा कवींना आपल्या समोर निमंत्रित करत आहे ज्या कवी महाशयाने सब टीव्हीवर एकूण 26 प्रयोग केलेले आहेत। वाह वाह क्या बात है मध्ये मी आधीच सांगितलं, जर तो उर्दूचा कवी असेल तर त्याला मी मराठीतच बोलणार। आता त्याला अजून काही कळत नसेल, जोपर्यंत तो उठत नाही मी मराठीत बोलतच राहणार। त्याने माझा इशारा, कवि है इशारा समझ लेता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो न देखे रवि वो देखे कवि। अतिशय चांगले आणि अनुभवी आणि सब चॅनलवरची त्यांची घटना सांगतो। एका एपिसोडमध्ये त्यांना सोनीनं नकार दिला होता, तेव्हा त्या सोनीला ॲड देणाऱ्यांनी पण नकार दिला की मुजावर जर असेल तरच आम्ही ॲड देणार। असे महान कलाकार आपल्यासमोर येत आहेत। मुजावर मालेगावी, ही फ्रॉम मालेगाव। आदाब, नमस्ते। आज के त्रिभाषिक कवि सम्मेलन व मुशायरा के अध्यक्ष सदर अली वकार सुषमा सिंधे जी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि उनकी दुनिया महान होती है, उनकी दुनिया महान होती है जिनकी मीठी जबान होती है, जिनकी मीठी जबान होती है, और तालियां जम के वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुकुल जी, जापानी उस्तुरे से तू चट्टान मत बना, जापानी उस्तुरे से तू चट्टान मत बना, कुछ बाल सर पे रहने दे, मैदान मत बना। सर पे रहने दे, मैदान मत बना, और तुझको पटक पटक के ही मारेंगे तेरे लोग, इनको खिला पिला के पहलवान मत बना। बहुत अच्छे। भाई साहब, अगर इको देखो थोड़ा खोल दो यार। अगर आप लोग सब टीवी देखते होंगे, उसमें बहुत सारे किरदार हैं, नट्टू काका बागा है। मैं 4 लाइन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा माशा जी, सुनिएगा। हेलो, सूरत सूरत नट्टू काका
बाग जैसी चाल, सूरत नट्टू काका जैसी बाग जैसी चाल, हरकत सोनी जैसी हलचल करे जबो पटलाल, हरकत सोनी जैसी हलचल करे जबो पटलाल। आज के नेता, अरे आज के नेता ऐसे पड़े गए कुर्सी के पीछे, आज के नेता ऐसे पड़े गए कुर्सी के पीछे, जैसे बबीता जी के पीछे पड़ा है जेठालाल। जिंदाबाद चलगंजी वालों, एक बार तालियां जंग बजाइए। सूरत नट्टू काका जैसी बागा जैसी चाल, हरकत सोनी जैसी हलचल करे जबो पटलाल, हरकत सोनी जैसी हलचल करे जबो पटलाल। आज के नेता ऐसे पड़े गए कुर्सी के पीछे, आज के नेता ऐसे पड़े गए कुर्सी के पीछे, जैसे बबीता जी के पीछे पड़ा है जेठालाल। जिंदाबाद। इरफान भाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसी तरह कार्यक्रम चाइना में हो रहा था। कहां पर? चाइना में। वहां मेरा जाना हुआ। उसके ऑर्गेनाइजर थे चंग लंगशू। उन्होंने मुझे होटल जियांग में ठहराया और मुझसे कहा, मुजावर जी आपको जब भी भूख लगे नीचे बुफे लगा हुआ, आप जाके खा सकते हैं। तो 1 घंटे बाद मुझे भूख एहसास हो, मैं नीचे गया, वाकई बुफे लगा हुआ था। मैंने प्लेट में मटन चिकन समझ के कुछ पीसेस लिए। फिर इरफान भाई मुझे याद आया कि ये चाइना है, यहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं, क्यों ना कंफर्म कर लिया जाकर भाई ये क्या है। मैंने वेटर को बुलाया, उससे पूछा भाई क्या है। उस खुदा के बंदे को ना हिंदी समझती थी, ना उर्दू आती थी, ना मराठी आती थी। मैंने एक पीस लिए, वेटर दूसरा पीस, वेटर, फिर वेटर लेता पीस, समझ गया? ताली होनी चाहिए दोस्तों। वाह, जिंदाबाद चलगंजी वालों, जिंदाबाद। आइए सब टीवी के कुछ मुख्तलिफ पर्दों सुनिएगा। मेरी बीवी काली है, काली बीवी जो मुझे जो बेनिफिट मिला बताता हूं, सुनिएगा। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जो जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए। तो काली कलूटी, बिल्कुल काली कलूटी, बीवी को हरगिज न छोड़ना। मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। काली कलूटी, बीवी को हरगिज न छोड़ना। मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। मुकुल जी सुना, बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूं, बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूं, बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूं। जिस रोज से ससुरे का लगाया हूं मैं चश्मा, मैं रातों में बकरी को हिरन देख रहा हूं। आपकी कमजोर तालियां शायर को कमजोर कर सकती है, लिहाजा आपको शेर पसंद आए या ना आए, तालियां बजाते रहिए। आइए मैं चैनल पढ़ो, सुनिएगा। कि उम्र भर फितनों जंजाल में रहने के लिए, कपिल देखा ये, उम्र भर फितनों जंजाल में रहने के लिए हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए। बहुत अच्छे। अरे वही हो जो तालियां नहीं बजाएगा। उम्र भर
चाहिए ससुराल में रहने के लिए। 5 सालों का तजर्बा है हमें, हमसे मिलो। 5 सालों का तजर्बा है हमें, हमसे मिलो। सालियों सालों के भौचाल में रहने के लिए, सालियों सालों के भौचाल में रहने के लिए। ये भी चैलेंज देखना कि फन सलामत है, अदाकारी अभी बाकी है। बहुत अच्छे। फन सलामत है, अदाकारी अभी बाकी है। दिल के दरबार में दिलदारी अभी बाकी है। दिल के दरबार में दिलदारी अभी, चौथी लाइन देखना, दिल के दरबार में दिलदारी अभी बाकी है। मेरे बालों की सफेदी को हिकारत से न देख, राख के ढेर में चिंगारी अभी बाकी है। बहुत अच्छे। राख के ढेर में चिंगारी अभी बाकी है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, आप क्या फील करते हैं, आपने मेरे बारे में क्या लिखा है। मैंने कहा सुन कि तू है ऐसे मेरी कहानी में। मैंने बीवी से कहा तू है ऐसे मेरी कहानी में, भैंस उतरी है जैसे पानी में। ऐसे मेरी कहानी में भैंस उतरी है जैसे पानी में। जिंदगी झंड हो गई मेरी जब से आई तू जिंदगानी में। ये लाता वाकई में बहुत जागा हुआ है, तालियां बजा रहा है, दाद दे रहा है। आप भी थोड़ा बेदार हो जाए। क्या बात है, हमारे चचा जान में क्या दाद दे रहा है, क्या तालियां बजा रहा है। बहुत खूब। क्या मोहब्बत से भरी सीन और भी है। मेरी बेगम मुझसे बहुत लड़ती थी, 4 लाइन सुना दिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद। कि मोहब्बत से भरी सीन और भी है, बजाने के लिए बीन और भी है। मेरी बेगम ये सुन, तेरे अलावा शरीयत में अभी 3 और भी है। शरीयत में अभी 3 और भी है। आइए कुछ पढ़ लो तो सुनिएगा, एक 4 लाइन और सुनिएगा। ये अलग बात कि फूलों से लदे रहते हैं, मतलब दाद मिलनी चाहिए, आप लोगों की ताली आनी चाहिए। ये अलग बात के फूलों से लदे रहते हैं, फिर भी जो लोग गधे हैं वो गधे रहते हैं। गधे हैं वो गधे रहते हैं। ऐसे नेताओं से मिलती है हमारी सूरत, जिनके चेहरों पे सदा 12 बजे रहते हैं, जिनके चेहरों पे सदा 12 बजे रहते हैं। आइए तरन सुनिएगा, एक मरतबा तालियां बजा मुशायरे के लिए, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। सदर साहिबा सुनिएगा। क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है, ताले बजा दो। क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है, क्या रंग है क्या रूप है क्या चाल ढाल है, क्या रंग है क्या रूप है क्या चाल ढाल है। एक मन चले न देख के बुढ़िया को यूं कहा, क्या बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। एक मन चले न देख के बुढ़िया को यूं कहा, बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल। नौजवानों ये भी चालन सुनना बदलेगा, सुनिएगा। मजनू बदल गया, ताली का रिदम बड़ा अच्छा रहेगा। मजनू बदल गया कभी रांझा बदल गया, मजनू बदल गया कभी रांझा बदल गया, पगड़ी बदल गई कभी सहरा बदल गया। ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, जैसे किसी के पाँव का जूता बदल गया। ऐसे बदल रही है, ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, जैसे किसी के पाँव का जूता बदल गया। अब एक गीत पढ़ता हूं, उससे कब 4 लाइन सुनिएगा, बदल सुनिएगा, देखिएगा। मजनू बदल गया कभी रांझा बदल गया, करता है कौन दाल में काला पता करो।
पता करो। जूता चुराई शादी में करती है सालियां, मस्जिद में कौन करता है साला पता करो। मस्जिद में कौन करता है साला पता करो। आइए हाँ फाकिर, एक गीत पढ़ता हूँ। शैलेश जी ने मुझसे कहा था कि मुझे जब भी वाह वाह क्या बात के सेट पर आना तो नेहा के मेहता के लिए गीत लाना। मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक बड़ो तालियां बजाए, मुझे आदेश दे, तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद भाई, थोड़ा हल्का इको खोल दो। आइए मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अगर आप में तालियों का रिदम रहा, गीत बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में भी पढ़ने में। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबू। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबू बोल। ए में भी है तू है, मैं पूरा सतत बोलना चाहिए। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबू बोल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबू बोल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबू बोल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी है, ए में भी है। बात मेरी मान, तू है देखने में हूर, और गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर। गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर। चांद का घटू को रंग तेरा मुखड़ा, और कछुए के जैसा है ये मेरा मुसड़ा। और तू है कोका कोला, और तू है कोका कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल। तो ताली बजा दो गुलाम रसूल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी है, ये भी बात देखिएगा। ए में भी है, ए में भी है। कपिल बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह। गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह। हालत लगी मेरी सलमान की तरह, और सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। जॉन लीवर जैसा मैं हूँ, तू है काजू। तो ताली बजा दो गुलाम रसूल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। ए में भी है, ए में भी है। ये बन देखना। ए में भी है, ए में भी है। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, और गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार। गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो है वो है हवलदार, और जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल। तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी है, ए में भी है। अंतिम पद पढ़ता हूँ और अपने भरपूर तालीम मुझे विदा करना। सुनिएगा, अंतिम में देखना पड़ता हूँ। ए में भी है, ए में भी है। आगरा का ताजमहल है तेरा बदन, और जुल्फों में तेरी तारों के गए अंजुमन। जुल्फों में तेरी तारों के गए अंजुमन। गेंडे जैसी मोटी मोटी खाले है मेरी, और टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी। तू चमेली मोगरा, मैं धतूरे का फूल। तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ताली बजा दो गुलाम रसूल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। ए में भी है तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। हाँ, इसको कहते हैं मिजाह का रंग। हास्य और व्यंग का रंग ही कुछ अलग होता है। पूरी धरती में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। मुजावर मुझे बता रहे थे कि एक मर्तबा वो किसी जू में चले गए, तो वहाँ एक गधा हंस रहा था। तो जू के जो वहाँ पर था मालिक, उनसे पूछा कि ये भाई गधा क्यों हंस रहा है। बोले आदमी बनने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ आदमी हंसता है, हंसाना मामूली फन नहीं है। एक अच्छे और संजीदा इंसान को जोकर बनना पड़ता है। जब दर्द दिल में ज्यादा घुटन करता है और उस दिल को जब निचोड़ा जाता है तो कहकहा निकलता है, हंसी निकलती है, मुस्कुराहटें निकलती है। मुजावर को देखने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि उनका दिल कितना जला हुआ है, इसलिए तो कहकहे निकाल रहे थे।
यानंतर येऊया आपण इचलकरंजी नगरीमध्ये मराठी मातृभाषेमध्ये अमृत भाषेच्या गोडी आणि त्याच्या मिठास पाहण्यासाठी ASC कॉलेज तेथे प्राध्यापकाच्या भूमिकेमध्ये हे काम करतात, म्हणजे प्राध्यापक आहेत. येथे जेवढे कवी आहेत, कालच त्यांच्यानी माझी भेट झाली. त्यांना विचारलं तुमचं वय किती आहे, ते म्हटले 32 वर्ष. मी म्हटलं मला आजच 32 वर्ष पूर्ण झाली माझ्या सेवेची. कवी तो असतो जो रोजच्या जगण्याला आणि जीवनाला हलकं फुलकं करत असतो, आणि वजनानं पण हलकं फुलकं जरी असला तरी साहित्याच्या भरदार गझलांनी, ताकदवार गझलांनी आपल्या समोर येत आहे रोहित शिंगे, एक प्रख्यात मराठी कवी. याद राहतील तिला साऱ्याच आठवणी, हमी नाही. याद राहतील तिला साऱ्याच आठवणी, हमी नाही. माझेच नाव आहे तिच्याही नवऱ्याचे, कमी नाही. मला माहिती आहे तुम्ही कधी टाळा वाजवणार आहे, कुठं वाजवणार आहे. याद राहतील तिला साऱ्याच आठवणी, हमी नाही. माझेच नाव आहे तिच्याही नवऱ्याचे, कमी नाही. मुले, नवरा, संसार साऱ्यात व्यस्त ती, उखाणा घेताच आठवत असणार मी, कमी नाही. पुन्हा एकदा तेव्हा सारखे अवचित घडाया पाहिजे. सौमित्र सर, पुन्हा एकदा तेव्हा सारखे अवचित घडाया पाहिजे. आजूबाजूला नसता कोणी, मिठीत पडाया पाहिजे. आणि आठवणींची केवढी वाढली थंडी गुलाबी, आणि आठवणींची केवढी वाढली थंडी गुलाबी. पुन्हा एकदा भेटीची शेकोटी घडाया पाहिजे. पुन्हा एकदा भेटीची शेकोटी घडाया पाहिजे. तर माझ्या कविता पुढच्या काही मिनिटं अशाच असतील, कारण बायको नावाच्या विषयावर बोलण्याचा तो विषय अजून माझ्या अभ्यासक्रमात नाही आणि धाडसही नाही. त्या सगळ्या विषयावर हे मंडळी बोलतील. इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या वर्धापन मासानिमित्त आयोजित या कवी संमेलनात खरं तर 2 आठवड्यापूर्वी मला त्यांचा फोन आला. मी सांगितलं की खूप मोठे लोक आहेत, मला नको, पण ते सांगितलं की बाहेरच्या मंडळींना कळलं पाहिजे की आपलीही पोरं किती चांगलं लिहितात, बोलतात. माझ्यावर जो विश्वास दाखवला मनापासून धन्यवाद मानतो. खरं तर पल्लवी मॅडम ज्या दिवशी आल्या त्याच दिवशीच एक सुंदर कार्यक्रम झाला होता. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष, सर्वच मान्यवर कवी, सर्वच माझे स्नेही या गावातले ओळखणारे माझे मार्गदर्शक पितृतुल्य आदरणीय राजापुरी साहेब, मार्गदर्शक आदरणीय कोळपे साहेब, सर्वांनाच नमस्कार करतो आणि कवितेकडे येतो. सर माझं नाव नाही घेतलं, शेवटी घेणार होतो. त्यांना वाटतं काल कविता माझ्यापाशी वस्तीला होती. त्यांना वाटतं काल कविता माझ्यापाशी वस्तीला होती, पण त्यांना ठाऊक नाही काल कविता माझ्यासाठी गस्तीला होती. त्यांना वाटतं मी काल कवितेच्या घट्ट मिठीत होतो. त्यांना वाटतं मी काल कवितेच्या घट्ट मिठीत होतो, पण अशीच घेते ना आई जवळ तसा कवितेच्या कुशीत होतो. फार सुंदर, फार सुंदर. त्यांना वाटतं लग्नाची असेल तर बायको किंवा असलीच तर एखादी प्रेयसी, असं नातं आहे माझं कवितेचं. त्यांना वाटतं की लग्नाची असेल तर बायको किंवा असलीच तर एखादी प्रेयसी, असं नातं आहे माझं कवितेचं. पण खरं सांगतो माझ्यासाठी कविता रोज गाते अंगाई, मी तिचे चेपत राहतो पाय. पण खरं सांगतो माझ्यासाठी कविता रोज गाते अंगाई, मी तिचे चेपत राहतो पाय. आणि माझ्या वेदनांना सांभाळताना कविता रोज होते माझी माय, कविता रोज होते माझी माय. मला जेव्हा इरफान सरांचा फोन आला, म्हटलं मी कशाला नाही, म्हटलं कुणीतरी प्रेमावर बोललं पाहिजे. म्हटलं बरीच मंडळी आहेत, नाही त्यांची लग्न झाली, त्यांच्यावर तसा बराच अधिकार राहत नाही, कुणीतरी वेगळंही बोललं पाहिजे. सौमित्र सर, असा एक संकेत आहे माझ्या पिढीचा की तुमच्या पिढीमध्ये बऱ्याच लोकांनी प्रेमपत्र लिहिली. ज्या काळात व्हॉट्सअप वगैरे नव्हतं त्या काळात चिठ्ठीला फार महत्त्व होतं, पत्राला महत्त्व होतं. तेव्हा लोक हातावर बदाम करताना हात थरथरायचे. आता त्या व्हॉट्सअपला पण लव रिॲक्ट आलं, फेसबुकलाही आलं, त्या बदामाला फारशी किंमत राहिली नाही. पण असं म्हणतात की पूर्वीच्या काळात ज्या लोकांनी प्रेमपत्र लिहिली, गुलाबी लिफाफ्यात घातली, ज्यांची पत्र पोच झाली त्यांची लग्न झाली, आणि ज्यांची पोच नाही झाली त्यातले बरेच नंतर कवी झाले. हे त्या पिढीतलं आहे. आमची पिढी फार फास्ट आहे. सकाळी भेट झाली तरी दुपारी इंस्टाग्रामवर बोलणं सुरू होतं. माझ्या ओळखीत पण आमच्या अलीकडचा एक कवी फार सुंदर म्हणतो की प्रेम झाले मे मध्ये आणि लग्न झाले जूनला, ती कराटे खेळते कळली हनीमूनला. फार सुंदर, फार सुंदर. इतकं सगळं म्हणजे पूर्वी आई वडील लग्न धरायचे,
केशव खडीक नावाचा कवी फार सुंदर म्हणतो की एखादं कुणब्याचं पोरग शेतामध्ये काम करताना त्याचं लग्न ठरलं असतं ते म्हणायचं की ते आस लागली संसाराची मनी ग, राणात राबतय कुणबिनीचा धनी ग. कारण त्याला माहित नसतं कुणाशी ठरलंय, फोटोही बघायला मिळायचं नाही. आणि मग अलीकडची ही सगळी व्हॉट्सअप इंस्टाग्रामवरची लग्न, मग लग्नानंतर आमचा अलीकडचा एक विडंबन कवी हे सगळं बघून तो विडंबनानं असं म्हणतो की नवरा माझा लई लई बाई गुनी ग, रोज रोज करतोय जेवण भांडी. कवितेकडे येतो मी, जसं सविता सणा म्हणाल की तुमच्या पिढीत ज्यांची पत्र पोच झाली नाहीत अशा बरेच लोक कवी झाले आणि मग ह्याच कवी लोकांच्या आयुष्यामध्ये एक गुलाबी कोपरा कायम शिल्लक असतो. आणि गमतीचा भाग असा, पुंडलिक भाऊ, तू गुलाबी कोपरा असा कधीतरी मे महिन्याच्या उन्हाळी सुट्टीला किंवा दिवाळीत माहेरी येतो. आता नुकताच उन्हाळा संपून गेलाय, ज्यांचे चेहरे दिसतात त्यांची नावं घेतली जातात. आणि रोहित फार सुंदर, फार सुंदर. आणि मग हा गुलाबी कोपरा कधीतरी माहेरी येतो आणि मग तो गुलाबी कोपरा अचानक असा समोर आल्यानंतर काय गंमत होते अशा आशयाची एक कविता आपल्या समोर ठेवतो. बघा, कविता आणि या कवितेतल्या घटनेशी माझा काही संबंध नाही, ती केवळ योगायोग आहे. आपल्याही कुणाच्या जवळून गेली तर तो केवळ योगायोग समजावा आणि फारच नाही पटलं तर तो आपल्या कर्माचा. बघा, बेस्ट. काही आठवतंय का? जशी येऊ नये तशी, तशी वेळ कशी आली, झाली नजरा नजर सखी माहेरी आलेली. घाबरू नका, टाळ्या वाजवा, इकडे तिकडे बघू नका. झाली नजरा नजर सखी माहेरी आलेली, हाती गोंडसले करू. हा आवडीचा तुकडा आहे तुमच्या. हाती गोंडसले करू खुण तिच्या नवऱ्याची, हात भीर भीर होते काळजाच्या भवऱ्याची. तुझे माहेराला येणे येतो आठवांचा थवा. दिसलं की मग सगळं रिसायकल बिनचं डेस्कटॉपला यायला लागतं. तुझ्यावर कविता लिहावी म्हणून कागदावर लेखणी ठेवली, कागद लेखणी दोहोंच्या भेटीने लिहून गेली आठवण पहिली. घाटावरच्या देवळा मागच्या आठवणी कालच्या जणू, आजही वाट ढुंडाळतो एकटाच. आता प्रश्न एवढाच की प्रिय कुणाला म्हणू. दुःख कुणातरी एकाचे पण दोघे बसून रडलो, दुःख कुणातरी एकाचे पण दोघे बसून रडलो. खोटे खोटे का होईना पण नवरा बायको सारखे भांडलो. मरेपर्यंत साथ देईन ही शपथ कशी ग मोडली, मरेपर्यंत साथ देईन ही शपथ कशी ग मोडली. आणि माझ्या प्रीतीपेक्षा अशी कोणती माया भारी पडली. स्वप्न फाटले सांगणारा तू हरवलेला धागा आहेस, स्वप्न फाटले सांगणारा तू हरवलेला धागा आहेस. आणि बदामी हृदयातली माझ्या तू गुलाबी गुलाबी जागा आहेस. आणि बदामी हृदयातली माझ्या तू गुलाबी जागा आहेस. तुझे माहेराला येणे येतो आठवांचा थवा, जुन्या जुन्या जखमेला रंग चढतो या नवा. एक प्रॅक्टिकल तुकडा. गडबडीत कधीतरी आपली चूक होते आणि आपण बोलून बसतो अगं असं असं काहीतरी घडलं होतं. आणि आपल्या वर्तमानाला चुकून आपला भूतकाळ माहीत असणं किती सेन्सिटिव्ह असतं. तुझे माहेराला येणे हिचा चेहरा पडला. ज्यांना कळलं ते हसा. तुझे माहेराला येणे हिचा चेहरा पडला, डोळे विचारती काय इतिहास घडलेला. डोळे विचारती काय इतिहास घडलेला. अधे मध्ये असे तुझे सखे येणे जाणे होते, अधे मध्ये सखे असे तुझे येणे जाणे होते. धग होळीची डोळ्यात मन रंग हे खेळते, धग होळीची डोळ्यात मन रंग हे खेळते. आणि शेवट, चांगली माणसं कुठल्या टप्प्यावर कॉम्प्रोमाइज करतात. सुखी तुझ्या तू घरात, सुखी माझ्या मी घरात.
हसू नका. सुखी तुझ्या तू घरात, सुखी माझ्या मी घरात. एक हळवा कोपरा सखे जपावा उरात. एक हळवा कोपरा सखे जपावा उरात. एक हळवा कोपरा सखे जपावा उरात. आठवांनी काळजावर बांधला मुक्काम आहे, परतेल पाखरू आशेवर फांदी ठाम आहे. झाड उन्मळून पडल्याची अफवा तू मानू नको, लबाड वारा त्या ढगांचा आजही गुलाम आहे. या उन्हाने पिकली पाने झाड थोडे सुकले आहे. या उन्हाने पिकली पाने झाड थोडे सुकले आहे. तुझ्या अधीन झालेल्या ऋतूंचेच हे काम आहे. का जगण्याचे सूर हरवले गोकुळ सारे सुने सुने. राधा नाही पावा नाही एकटाच पडला श्याम आहे. आणि ये जरासे सांग जगाला मी खरा होतो किती. आणि ये जरासे सांग जगाला मी खरा होतो किती. सावलीचेच झाड इथे का उगा बदनाम आहे. सावलीचेच झाड इथे का उगा बदनाम आहे. समारोपाकडे येतो. खरं तर सौमित्र सर, मोनिका मॅडम आणि खूप मोठी मंडळी आहेत. मोनिका मैम डेक्कन लिटरेचर सुनने हम हर साल पुणे में आते हैं. आपके साथ बैठने मिला बड़ा सौभाग्य है. एक छोटीशी रचना आपल्या समोर ठेवतो आणि थांबतो. कारण कविता म्हणजे खेळणं नाही भाऊ, पाळण्यावरती टांगलेलं कसंही गोल गोल फिरवता यावं आणि पाळण्यातलं बाळ हसवता यावं. कविता म्हणजे पाळण्याची दोरी आणि कवी जोजवत राहतो बाळाला शब्दा शब्दांचे झोके देऊन. कवी घडवत राहतो काळाला शब्दा शब्दांचे झोके देऊन. कवी घडवत राहतो काळाला. कारण केवळ मनोरंजन हे कवितेचं साध्य नाही. या अर्थानं खरं तर महिला वर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. या अनुषंगाने एक छोटीशी रचना आपल्या समोर ठेवतो. कवितेचं नाव आहे चुंबळ. हरवत चाललेली गोष्ट आपल्या अलीकडे आपण ग्रामीण भागात बघायचो की बघा, बाई डोक्यावर चुंबळ ठेवते आणि चुंबळीवर भरलेली घागर. बाई हातही लावत नाही घागरीला आणि कापत राहते अंतर पानवट्यापासून घरापर्यंत. बाई डोक्यावर चुंबळ ठेवते आणि चुंबळीवर भरलेली घागर. बाई हातही लावत नाही घागरीला आणि कापत राहते अंतर पानवट्यापासून घरापर्यंत. बाई घरी जाते तेव्हा डोक्यावरच्या घागरीचं ओझही तिला कधी वाटत नाही. किंबहुना बाईच्या डोक्यावरून घागर पडल्याची गोष्टही माझ्या ऐकिवात नाही. चुंबळीमुळेच बाई घरी जाते तेव्हा नेहमीच्या कोपऱ्यात फेकून देते चुंबळ उद्या पुन्हा डोईवर घेण्यासाठी. बाई घरी जाते तेव्हा नेहमीच्या कोपऱ्यात फेकून देते चुंबळ उद्या पुन्हा डोईवर घेण्यासाठी. एक दिवस ती घरी नसल्याचं पाहून तोही तिची चुंबळ डोईवर घेऊन पाहतो. एक दिवस ती घरी नसल्याचं पाहून तोही तिची चुंबळ डोईवर घेऊन पाहतो भरलेली घागर त्यावर. 2 पावलंही नीटशी चालता येत नाहीत हे उमगल्यावर. 2 पावलंही नीटशी चालता येत नाहीत हे उमगल्यावर तोही त्याच कोपऱ्यात फेकून देतो चुंबळ. ज्याचं काम त्यानंच करावं पुटपुटत. ज्याचं काम त्यानंच करावं पुटपुटत. पण खरं तर त्याचंही काही तिच्याहून वेगळं नाही. तोही रोज करतो पायपीट स्वप्नांच्या पानवट्यापासून पूर्ततेच्या घरापर्यंत. तोही रोज करतो पायपीट स्वप्नांच्या पानवट्यापासून पूर्ततेच्या घरापर्यंत. अपेक्षांची भरलेली घागर घेऊन आणि तीही त्याला देत राहते आधार. अगदी चुंबळीसारखाच खरे तर त्याच्या स्वप्नांपाही आजवर तिचीच चुंबळ होत आली आहे.